नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक की तैयारी कर रही है, लेकिन जैसे ही पहली लिस्ट आई, बगावत के सुर बुलंद होने लगे। पार्टी के कई गद्दावर नेता टिकट कटने पर बागी हो गए हैं। बीजेपी ने 9 दल बदलुओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। अब कांग्रेस की चर्चा करते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद वहां से भी बगावत की खबरें आ रही हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा हैं। सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय भी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हरियाणा में एक सीट पर जीत हार सरकार बना या बिगाड़ सकती है। इसलिए बागियों की समस्या का समाधान पार्टियों को ढूंढना पड़ेगा और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन गया है। मुकाबला में आज इस पर चर्चा करेंगे और हमारा सवाल है, क्या हरियाणा में बागी पलट देंगे चुनावी बाजी? टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं की क्या हुई है अनदेखी? क्यों पहली लिस्ट के बाद पार्टियों में मचा है हड़कंप? क्या बागियों को मना लेंगे सियासी दल? और आखिरी सवाल, हरियाणा में प्रचार पर बागियों को मनाना पड़ रहा है भारी। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं नंद गोपाल गुर्जर जी, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, अनिल यादव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, महेश वर्मा नेता हैं भाजपा के, डॉक्टर वीरेंद्र सिंधु प्रवक्ता हैं जेजेपी के, रणजीत चौटाला पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विजय गुप्ता संपादक अमर उजाला। रणजीत चौटाला जी, आपसे क्यों नाराजगी हो गई पार्टी से? चौटाला जी, सुन सकते हैं आप हमारी आवाज? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। क्यों नाराज हो गए पार्टी से? हाँ मैडम, ऐसा है, मैं तो पार्टी में 3 महीने पहले आया हूँ। मैं अभी लोकसभा जब विधानसभा चुनाव हुए तो मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया, और सभी पार्टी कांग्रेस बीजेपी सभी कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई थी। मैं 20,000 से जीत के आया था जी। और अनकंडीशनल मैंने बीजेपी को समर्थन दिया, इस करके कि मोदी साहब का एक बहुत अच्छा इमेज था मेरे मन में, उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी, एक बहुत मजबूत आदमी देश के नेतृत्व में था, और उसके कांग्रेस छोड़ के मैं आया था। अब इसके बाद जब मैं यहाँ आ गया, इन्होंने मुझे कैबिनेट में दिया, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ, मुझे बहुत ही इज्जत दी मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने भी। और उसके बाद 5 साल में मंत्री रहा। 3 महीने पहले मुझे इन्होंने कहा कि आप सब जो हमारे सर्वे हैं उसमें आप सबसे बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, सबसे एक जिसे कहें बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट हमारे सर्वे में सबसे नंबर 1 आए हैं, तो हम आपको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं लोकसभा का। मैं कहने का ठीक है, मैं मोदी साहब के नेतृत्व में, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे आधा घंटा पहले पार्टी ज्वाइन की, मैं नवीन जिंदल दोनों ने पार्टी ज्वाइन करी और हमें टिकट दे दिया। मैं चुनाव लड़ा, केवल 30,000 वोटों से हार के मुझे 5,09,000 वोट आए। ये होने के बाद 3 महीने बाद मुझे कहने कि आपको टिकट नहीं देंगे। तो जब मुझे ये हुआ तो मैं कहने का कि 3 महीने पहले तो मैं बहुत बड़ी क्वालिफाई कर रहा था, और आज इतने डिस्क्वालिफिकेशन के कोई रीजन तो बता दें। जिन लोगों ने चुनाव में जिन्होंने मेरा विरोध करा, उसमें मैंने इनको लिख के दिया, नाम से लिख के दिया, ऑन रिकॉर्ड है कि सुभाष बराला जो सब लोकसभा के इंचार्ज थे, उन्होंने डट के विरोध करा, कैप्टन अभिमन्यु ने करा, कुलदीप बिश्नोई ने करा, रणबीर गंगवा ने करा। मैं कहने का ये सब विरोध कर रहे हैं, मेरा तो चुनाव खराब कर रहे हैं। और इसके बाद पार्टी ने कोई एक्शन लिया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब मेरा टिकट काटा, तो मैं कहने का ठीक है, मैं 3 महीने पहले, मैं पॉलिटिकल आदमी, मैं 1987 से विधानसभा में हूँ, 5वीं कैबिनेट में हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। आज भी हम देवीलाल के परिवार के 4 मेंबर इस विधानसभा में हैं, मौजूदा विधानसभा में, जो बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। हमारा राजनीतिक जीवन था, मैं 1987 में विधानसभा का मेंबर बना, सबसे पुराना मेंबर हूँ। हुड्डा साहब का कैरियर 2005 तो में पहली रणजीत बार चौटाला जी, आपको लगता है कि भाजपा में शामिल होना मिस्टेक था? मैं आपको 1 मिनट बता दूं, अपनी बात कंप्लीट करूं। जिसमें आपने प्रश्न पूछा, 2005 में हुड्डा साहब आए, 2014 में मनोहर लाल जी विधानसभा में आए। अब मुझे जो इतना बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर को टिकट काट के समाप्त करे, तो मैं कैसे करता? मैंने कहा नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। इंडिपेंडेंट पिछली बार लड़ा, फिर इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। महेश वर्मा जी,
आप पहले बुलाते हैं उनको, उसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उनकी हार होती है और फिर टिकट काट दिया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, रंजीत जी का काम जो है बहुत ही सराहनीय रहा। एक मंत्री के रूप में उनकी एक प्रसिद्धि भी रही और हमने उनकी योग्यता का आकलन और कभी भी उनको इस तरह से मतलब जो एक अपेक्षा उनसे हमें करनी चाहिए वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और आज भी हम अपेक्षित हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि आज हमसे अलग है या आज वो सरकार के कामकाज को कहीं गिनाने बताने और उसको भुनाने में वो कोई पीछे रह जाएंगे। और ये राजनीतिक संजोग है कि उनकी इच्छा के अनुरूप हमारी उनसे आग्रह तो यही है कि भाई आपके पास जो है आज आधार है, आज आपने काम किया है। पिछले 10 साल के बीच में हमारे साथ आपका जो एक संबंध रहा है वो एक कॉर्डियल रिलेशन रहा है और आपका जो आपने जो कमाया आज वो कहीं उसको कहीं बताने और जताने का ये वक्त है। और इसके नाते जो है वो आज मैं समझता हूँ कि एक उनका योग्यता और जो उनकी पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि के अलावा भी रंजीत जी का एक समग्रता में देखा जाए या खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में वो देखा सब ठीक जाए है, लेकिन सवाल है क्या बीजेपी ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतने सारे नेता क्विट करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, इतने सारे बागी हो जाएंगे? अच्छा मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बहुत सीजेंट पत्रकार हैं, कौन से ऐसे इलेक्शन है मुझे बता दीजिए, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार भी नहीं होता है? मैं समझता हूँ वहाँ सपा और पार्टियों का जनाधार भी नहीं है, वहाँ भी इस तरह की बगावत के सुर तो उठते ही हैं। और पिछली बार भी जो है लगभग 37 ऐसे लोग थे जो कि नामांकन भरे, उसमें 17 या 18 ही ऐसे लोग रह गए थे जो चुनाव लड़े, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब रही बात कि भाई अगर यही आधार अगर हम मान लें चुनाव के हार और जीत का, तो आज देखिए ना वहाँ सूर्य जी वाला का अलग यात्रा है, हुड्डा जी का अलग यात्रा है, शैलजा जी का अलग यात्रा है। आज ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हरियाणा में जो जीडीपी अनिल यादव है, जी से ही पूछ लेते हैं, आपके बगल में बैठे हैं अनिल यादव जी, इनका जो घर में है वो सब सामने आ गया, आपके भी घर की सारी बातें सामने आ गई हैं, इतनी सारी पैरेलल यात्रा क्यों निकली है? देखिए, जिनके जिले में कार्यकर्ता नहीं बच रहे हैं वो हमारी यात्राओं पे सवाल उठा रहे हैं। आप आज हरियाणा की यदि बात की जाए तो आप एक तो होता है कि भाई चुनाव आया, और होता है, ये बात मैं इनसे सहमत हूँ कि जब भी चुनाव आता है तो थोड़ा बहुत होता है, कार्यकर्ताओं में रोष होता है, कोई तैयारी कर रहा होता है, सबको टिकट नहीं दिया जाता। लेकिन इतनी भगदड़ जो यहाँ मच रही है, इतना नहीं कभी होता कि हर जिले में नेता भाग रहा है। आप बताइए, आपने एक से तो बात कराई, वो पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं मोदी जी के बारे में बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन अब उनके विचार बदल गए। अब देखिए, उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले तक मुझसे कहते रहे, इसका मतलब धोखा भी इन्होंने किया उनके साथ। और ये एकमात्र नहीं है, करणदेव कंबोज हैं, बहुत सीनियर नेता, आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री उनके वहां जा रहे हैं, वो हाथ नहीं मिला रहे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री हाथ मिलाते रह गए और वो निकल गए सीधे, इतना गुस्सा है। रामविलास शर्मा जी हैं, 4 बार के एमएलए हैं, उनको कह दिया नहीं लड़ाएंगे, जाइए, वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूं क्या कैसे लड़ लेंगे। लतिका शर्मा है, उनका बताइए, पुरानी पूर्व विधायक रही है, उनको निकाल दिया, उनको नहीं लड़ाया जा रहा है। फरीदाबाद से जीएल शर्मा है। मैं कह रहा हूं जिले जिले में ये आक्रोश है इनके प्रति। जिले में इनके आक्रोश तो हम समझ गए, लेकिन आपने जब लिस्ट कल रिलीज की तो इतना डिस्कशन चल रहा था, तो ऐसी छोटी लिस्ट क्यों रिलीज हुई? क्योंकि उसमें भी साफ तौर पे दिख रहा है कि आप भी परेशान हैं, आपके भी बागी हो जाएंगे लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो अपने जितने विधायक थे सबको, जितनी जो लिस्ट आई है उसमें अधिकतर सभी विधायक ही हैं, मैक्सिमम जो सिटिंग एमएलएज हैं, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो बड़ी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के तहत निकाल रहे हैं ना। और देखिए क्या है, कारण है कि हम वहां पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो पहली सूची है जी, उसमें 28 मौजूदा विधायक हैं जिनको टिकट मिला, बिल्कुल 23 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंप के हैं, 4 कुमारी शैलजा के करीबी हैं। देखिए, उसमें अभी कंट्रोवर्सी विनेश फोगाट और पर चल रही है, लेकिन वो बात पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल है कि 32 लोगों की सूची क्यों निकली? ये देखिए जो कैंप बना रखे हैं ना, हुड्डा कैंप या शैलजा कैंप जो है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मीडिया के बनाए हुए कैंप्स हैं या भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए कैंप्स हैं। वहां पर एक सिर्फ कांग्रेस का कैंप है जिसके सब सदस्य हैं, सब उसको चलिए, और ये कैंप्स मीडिया बना रहे हैं, तो इसीलिए विजय गुप्ता जी और नंद गोपाल गुर्जर जी से ये सवाल पूछेगा, आपने कैंप्स बना दिए कांग्रेस में? कांग्रेस की ये मजबूरी रही है, पिछले चुनाव में भी यही देखा गया कि जो इनफाइटिंग रही उसकी वजह से बहुत ये पास जाकर भी सत्ता में नहीं पहुंच पाए। और उनकी इनफाइटिंग तब भी थी, लोकसभा में भी थी, जग जाहिर है। मीडिया पे दोष देना बड़ा आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनफाइटिंग कांग्रेस में, हरियाणा में है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में जो ये भगदड़ शब्द यूज़ कर रहे हैं, या जो हम कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को
उन्होंने टिकट नहीं दिया तो वो लोग पार्टी छोड़ के जाने हैं। भारतीय ये आज के समय में जबकि लोग या नेता या मीडिया ये कह रहा है कि भाजपा बहुत कमज़ोर है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के टिकट में अभी भी कहीं दम है। जो लोग उनके टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं भाजपा क्या करती है। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ 19 के चुनाव में भी क्या था कि भाजपा उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक तो हरियाणा में जाट समाज का बाहुल्य, और जाट समाज में कई नेता हैं, चाहे उनमें ओम प्रकाश चौटाला जी के दोनों भाई इन-लॉ और जेजेपी प्लस हुड्डा साहब, और फिर उधर जाके बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। बीजेपी बहुत बुद्धिमत्ता से चल रही है, उसने जाट वर्सेस नॉन जाट करके वो चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, उसको ये नुकसान होगा कि बहुत से लीडर्स को, जैसे कंबोज जी का नाम लिया अभी, या बच्चन सिंह आर्य हैं, उन लोगों के टिकट काटेंगे, वाकई इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन आज भी जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है वो ये चाहती है कि ये आपस में जाट जितनी पार्टियां हैं ये संघर्ष करते रहे, और हम नॉन जाट, क्योंकि 75% वोट है नॉन जाट हरियाणा में, जबकि हम हरियाणा को जाट स्टेट के नाम से जानते हैं। तो लेकिन यही मैं सवाल विजय गुप्ता जी से पूछूंगी। विजय गुप्ता जी, आप ये मानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है अगर, लेकिन क्या बागी की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है, और कौन सा दल कमजोर हो रहा है? देखिए, बाहरी जो कैंडिडेट्स हैं उनको तरजीह देने का तो जो है वो दोनों ही पार्टीज को जो है नुकसान होगा। जैसे जजपा से जो लोग आए थे उनको भाजपा में टिकट दे दिए गए, और कांग्रेस से जो 2 लोग आए थे उनको दे दिए गए। तो उन सीटों पर तो जो बगावत है, उन सीटों पर जो पार्टी के लोग हैं उनका असंतोष जो है वो जग जाहिर है, वो होगा ही होगा, और वहां पर इससे पार्टी को नुकसान होगा। कांग्रेस में भी जैसे है कि 3 जो नए कैंडिडेट्स दिए गए हैं उसमें जजपा से जो रामकरण काला है शाहबाद से जिनको दिया गया है, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर है, वो निर्दलीय थे लेकिन उन्होंने कांग्रेस को जो है वो सपोर्ट किया था। तो इनका भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो विरोध हो सकता है या होगा। तो अपनी जो देखिए 5 साल जो वर्कर जो है वो ग्राउंड पे काम करता है, उसको ये अपेक्षा होती है कि जब चुनाव आएगा तो उसको तरजीह दी जाएगी। अब यहाँ पर स्थिति जो है वो 1 अनार 100 बीमार वाली है। कांग्रेस की हम बात करें तो 2500 से ज्यादा जो आवेदन हुए। पहले कहा गया कि 71 सीटें ऐसी है जिन पर जो है ये फाइनल कर लिया गया कि वहां पर सिंगल पैनल वो कर लिया गया है, कैंडिडेट्स जो है वो तय कर लिए गए। लेकिन कल जब सूची आई तो वो सिर्फ 32 कैंडिडेट्स की आई। तो जाहिर है कि कांग्रेस को भी ये डर है कि भाजपा में जो स्थिति हुई है वो यहाँ ना हो बगावत वैसी हो हाँ, तो सकती है। ये वाली जो बात है, शुरुआत भी जो है वो ये महेश वर्मा, आप रुक जाएं एक बार। अनिल यादव जी इसका जवाब दें, क्योंकि आप में भी जरा क्या ये डर है, इसीलिए आप लोगों ने 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, क्योंकि आपको लगता है जो भाजपा में हो गया आपके यहाँ ना हो जाए? देखिए, ये अपने मन को तसल्ली देने के लिए आप कह सकते हैं, और आपको ज़्यादा घंटों का इंतजार नहीं करना। मोस्ट प्रोबेबली कल हमारी सूची आ जाएगी और ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। हम तो स्ट्रैटेजिकली हर सीट पे मंथन चल रहा है, लेकिन भाई साहब कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के टिकट में अभी भी दम है कि लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, आपने ये भारतीय जनता पार्टी वो है जिसे अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, इतना रोष है जनता में, और जो नए मुख्यमंत्री साहब बने हैं उनको भी अपनी सीट चेंज करनी पड़ रही है। वो लड़ना चाहते थे करनौल से, लड़ाया जा रहा है लड़वा से उनको। तो आप बताइए, जिसके मुख्यमंत्री की श्योरिटी नहीं है वहां पे और लोगों का क्या हाल होगा, ये तो बात समझी जा सकती है। दूसरा, एक बात आई कि भाई जाट वर्सेस नॉन जाट। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट नहीं है, ये चुनाव है किसान वर्सेस सरकार। ये जो 10 साल की जो सरकार चली है जिन्होंने किसानों का उत्पीड़न किया, ये चुनाव है बेटियों के सम्मान वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस हरियाणा सरकार। और देखिए क्या है कि आपको हरियाणा को समझने के लिए आपको हरियाणा को समझना पड़ेगा। इस चुनाव को समझने के लिए हरियाणा का व्यक्ति बड़ा इमोशनल होता है। आप किसी खेत में किसी ताऊ से कहेंगे कि ताऊ के कर लग रहा, चल हमारी गैला चल, तो वो आपके साथ उठ के अपना काम छोड़ के चल देगा। ये इमोशनल लोग हैं,
और ऐसे इमोशनल लोगों को इस सरकार ने ठगने का काम किया। निरंतर इनकी जो बेटियों का जो अपमान किया है उसमें हरियाणा की पगड़ी उछाली गई है, किसानों पे जो गोलियां चलाई गई हैं, जो कीले ठोकी गई हैं, वो हरियाणा की आत्मा में कीले लगी और इसका जवाब ही नहीं मिलेगा। और कॉन्फिडेंटली अपना पूरा वो रिलीज करना चाहिए था ना लिस्ट। नहीं, चलिए बोलिए महेश वर्मा। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा अनिल जी कि आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हरियाणा के हित में, हरियाणा वासियों के हित में, उसमें सबसे पहले तो वहाँ विकास को तवज्जो दीजिए। आप ये फिजूल की बातें कि आपके तो नेता अच्छा हुआ कि आप मान रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, हम नहीं, बिल्कुल आप उस पे आइए ना। हाँ, आप नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल। और आज आप देखिए, धन्यवाद आपका बहुत। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको, थैंक यू सो मच, कि अगर विकास के ऊपर बात करिएगा तो आपको कहीं हरियाणा दिखाई देगा। अच्छा, हरियाणा में कुछ आपकी उपस्थिति जो है समझ में आएगी कि आप लोग वही हैं जो वर्ल्ड के सबसे बड़े। एक उदाहरण देता हूं, अभी एक भर्ती देखिए अनिल जी, मैं बीच में सिर्फ बोला एक नहीं, उदाहरण, ये उसके बाद आप पूरा गलत, ये कर गलत लीजिएगा। परंपरा है। अच्छा, किसी चलिए भी- आप कह लीजिए, मैं तो एक उदाहरण नहीं, उन्होंने तो आपको बधाई भी दे दी, थोड़ा सा सुन लिया नहीं, उनकी ठीक है, बात। ठीक है, हाँ, वर्मा जी, आप मेरा कहिए। सिर्फ ये नहीं, कहना जी, है बोलिए, कि बोलिए, देखिए, बोलिए। हाँ। अगर आपको हरियाणा के विकास की चिंता है, हरियाणा के लोगों की चिंता है, तो इस 10 साल में हरियाणा ने जिस तरह से करवट लिया है, वर्ल्ड के, मैडम, वर्ल्ड के सबसे बड़े अपने आप को अर्थशास्त्री कहे जाने वाले व्यक्ति, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस देश का जब वो सत्ता छोड़े तो 11 लाख करोड़ का उन्होंने बजट पेश किया, और आज एक राज्य हरियाणा जो 12 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहा है, ये अपने आप में एक आमूलचूल परिवर्तन है। ये राजनीति की दशा और दिशा बदलती है। तो आपने अगर आप आज वहाँ इतने GDP कॉन्फिडेंट देखिए। थे, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो आपने मुख्यमंत्री बीच में क्यों बदला? देखिए, नायब सिंह सैनी तो अभी कुछ महीने पहले पिच पर उतरे हैं, देखिए, तो उनको कितना वक्त लग जाएगा इस पिच पर कम से कम मेंटेन करने में? आप क्या समझती हैं कि एक मुख्यमंत्री बदल देने का मतलब ये होता है कि जीडीपी जो है हमारी नीचे चली जाएगी, वहाँ विकास जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, उसके साथ जो लोग सरकार जो वहाँ काम कर रही है, वहाँ 9 ऐसी चीजें हैं, सिंधु जी चुपचाप से बैठे हुए हैं, जिसका कोई मिसाल नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जेजेपी जी, INLD, ये सब छोटे छोटे दल है, उनका भी बहुत ही सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्रय मिला, सबसे ज्यादा सुविधा मिली, सबसे ज्यादा डीबीटी का फायदा मिला, सबसे ज्यादा, अगर सबसे कम करप्शन पे अगर कोई काम हुआ है वहां, तो मैं समझता हूं, और जेजेपी हमारा हिस्सेदार रहा है, वो डिनाई थोड़ी करेगा कि हमने ऐसा नहीं किया। चलिए बताइए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के काफी बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि डबल जीडी, अगर 2 दहाई का आंकड़ा वो छू ले बड़ी बात हो जाएगी। इन्होंने कहा कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में ये 10 सीटें जीते थे, उसके सिर्फ 3 महीने बाद चुनाव हुए, इन्होंने कहा नहीं 17 सीटें ऐसे लोग थे जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। आप देखिए सारे आ रहे, सारी कैबिनेट आ रही, सिर्फ एक मंत्री जीता और सारी की सारी कैबिनेट आ गई। वही बीजेपी जो 75 पार का नारा दे रही थी, वो बीजेपी 40 सीटों पे आगे रुकी, और वही बीजेपी के बागी 3 सीटों पर जीते। इतने बुरे हालात भारतीय जनता पार्टी के आज हैं, जो जैसा कि बताया कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, फिर सीट बदली, मंत्रियों की टिकट काटनी पड़ी, और ये भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में अंतिम चुनाव है। इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले होगी ना, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। मलाई काटती रही हमारे साथ, आप उसकी बताइए ना, आप अपनी मलाई काटते रहे हमारे साथ, उस समय आपको कुछ नहीं दिखाई दिया। अब आज आप क्या, किस बात के लिए लड़ेंगे? दूसरी सबसे जरूरी बात कह रहा हूं, जीडीपी को झुटलाइए, दूसरी सबसे बड़ी बात पर कैपिटा इनकम एक मिनट, अरे महेश वर्मा जी चीखने की जरूरत नहीं है। जब आप बोल रहे थे हम बिल्कुल चुप रहे। हाँ। एक बार भी मैं नहीं बोला। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जाट नॉन जाट करवाया जाएगा। साथ में ये भी बोल दिया कि 25% सिर्फ जाट हैं, फिर भी नॉन जाट करवाया जाएगा। अरे ऐसा करवाया गया, पिछली बार भी करवाया गया, 40 सीटें आई, इस बार लोकसभा में करवाया गया 5 सीटें आई, फिर ये 75 आई। इसके बावजूद अगर 75 सारी हरियाणा में इतने बुरे हालात भारतीय जनता पार्टी में किए, सर जी आप वो इतना ही बुरा हाल चेहरा आईने में देखिए जनता पार्टी। सर आप अपना चेहरा आईने में देखिए, अपने बारे में बताइए कि कितने लोगों की पार्टी के बारे में भी आपको बताऊंगा। 2 बेटे 1 मां। आप हरियाणा में अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, 2014 से पहले थे, ऐसे हो जाओगे अंतिम मैं चुनाव। कह रहा हूं कि इसके बाद हमेशा के लिए आप बीजेपी की यात्रा देखिए ना, हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे। नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके सबने दमन किया, हम आज भी कमल खिल रहा है, मंत्री बदल और रहे हैं, आज पिछली बार भी जगह बदल रहे हैं। पिछली बार आप हमारे वजह से आप विपक्ष में बैठने के लायक थे, लेकिन हमने आपको कहीं महिमा मंडित किया। वही आपने हरियाणा के लोगों के साथ किया, जैसे आप यहाँ पे हमें बोल रहे हैं, उसी तरह अगर आपका सरकार में होने का मतलब यही है। रंजीत चौटाला जी आप ये बताइए, आप जेजेपी के साथ हैं इस बात पर, या
या अपनी फिर निष्ठा और भाजपा के प्रतिष्ठा साथ? नहीं बदलनी चाहिए। आप तो नाराज हैं भाजपा से, आपने पार्टी भी छोड़, वो आपने तय कर दिया कि आप अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो अभी जो जेजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपको लगता है ये सही बोल रहे हैं कि स्थिति सही नहीं है भाजपा की? आपको चौटाला जी, अगर आप सुन सकते हैं। जी, आपकी आवाज कम आ रही है, मैं इन्हें भी सुन रहा था, पूरी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही। मैं समझ रहा क्या रीजन है, आप जरा बताइए। जी, मेरा सवाल है कि भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि स्थिति सही है भाजपा की हरियाणा में, और जो जेजेपी के प्रवक्ता है उनका कहना है कि स्थिति खराब है। आप आपको कौन सा व्यू सही लगता है? देखिए मैडम, मैं आपसे बताऊं, भाजपा की स्थिति यहाँ जो बनी थी वो केवल मोदी साहब करके थी, इन लोगों का अपना कुछ नहीं था। 2014 में विधानसभा में 4 सीटें थी, और जब ये 2014 का चुनाव हुआ तो एकदम लोकसभा के चुनाव का ये मैसेज आया कि 47 पे चली गई। 5 साल रहा, इसके बाद 40 आ गई। पिछली बार विधानसभा हंग रही, और फिर हम इंडिपेंडेंट 7 लोग आ गए, 10 जेजेपी के आ गए, तब मिलीजुली एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी। ये जो पिछले 5 साल का मैनेजमेंट था, इसमें किसान आंदोलन ने सारा मामला इनका जीरो कर दिया। जो राजनीति है वह आप जाट फैक्टर हरियाणा में बहुत बड़ा था। आप 25% जाट हैं, 2% सिख हैं, आप इन्हें टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो एक मूवमेंट चला, उसके बाद जो पिछली बार बीजेपी जीत रही थी हर सीट पे 7 लाख से 5 लाख से, इस लोकसभा में 5 सीटों पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और इसके बाद मैं समझता हूँ बीजेपी का जो था अपना लोकल जो लीडरशिप का था, वो मामला इतना बढ़िया नहीं था, इस करके नुकसान हुआ। जो फैमिली आईडी आई, उसके बाद जो इनका सरपंच की जो 5 लाख इनकी पोजीशन कर दी कि ये नहीं, फिर जो ये हुआ कि सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी ने इस तरीके का काम करा कि सरकार को बहुत बड़ा इससे नुकसान हुआ, जिससे दोबारा सुधरने के सारे कर्मचारी नाराज हो गए, एमएलए की पोजीशन जीरो होगी। इस बात से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है। जो कुछ मिला केवल मोदी साहब के नाम का मिला, बाकी लोकल लीडरशिप के नाम से कुछ नहीं मिला। नहीं, एक मैं आपसे ये कह रहा हूँ रंजीत जी, एक सवाल है आपसे कि अगर आपके मन मुताबिक अगर कोई सीट नहीं मिला तो आपकी निष्ठा और प्रतिष्ठा दोनों बदल जाएगी क्या? देखिए, मैं 3 महीने पहले मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। अगर आपको मन नहीं, मैं जो आपसे सवाल है सर, आपके मन मुताबिक अगर सीट मिल जाती, नहीं मन मुताबिक सीट मिल जाती तो क्या आप अभी यही बोल रहे होते? जो अभी आप बोल रहे हैं वही बोल रहे होते? मैं आपसे ये बताइए, मैं अनकंडीशनल आपको समर्थन दिया था, सबसे पहला एमएलए था पूरे हरियाणा में जिसने सबसे पहले आपसे कहा था, पूरे नेशनल चैनल पे चला था कि अनकंडीशनल। रंजीत जी, आज आप पार्टी के सदस्य के रूप में बात कर रहे हैं, आप पार्टी के एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा क्या होना चाहिए ये हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको नहीं सिखाएंगे। आपका एक जीवन रहा है, आपके परिवार का एक अलग प्रतिष्ठा रही है। आज जो है लोग आपको क्या कहेंगे कि आप एक मंत्री के नाते, क्या आपके मंत्री के नाते आपने जो काम किया वो प्रशंसनीय नहीं है, सराहनीय नहीं है? विकास नहीं हुआ, जीडीपी नहीं बढ़ा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, किसानों को फायदा नहीं हुआ। मेरी परफॉर्मेंस नंबर 1 रही है। मैं राष्ट्रपति से सम्मानित रहा हूँ। पावर डिपार्टमेंट में जहाँ लाइन लॉस 17% था, मैंने 9.05 पे लाया पूरे देश में नंबर 2 अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं, यहाँ तो सरकार कुछ किया ही नहीं काम। आप ये कह रहे ना नहीं करा, फैसले मैं नहीं करता। फैमिली आईडी का फैसला मैंने थोड़ा ही करा था। सर आप रंजीत जी, अभी आप ये कह रहे थे कि यहाँ तो मोदी जी के नहीं, अभी तो आपका कुछ और बात था। आप कहते हैं कि गांव से देश चलता है, महात्मा गांधी ये कहते थे। सरपंच की पोजीशन को नहीं, तो क्या आप उनको इनवाइट कर रहे हैं वापस? उनका उन्होंने तो फैसला कर लिया कि वो बागी हो गए और अब वो डिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, तो आप क्या ऑफर कर रहे हैं उनको? आप क्या समझ रही हैं कि वो कोई पार्टी से रिजाइनेशन दे दिए, या पार्टी उनको निकाल दी, या पार्टी से वो चुनाव अभी लड़ने की बात? नहीं, तो अभी तो वो स्थिति थी जो मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगी कि वो फुटेज लगाएं, जो नायब सिंह सैनी गए हुए हैं मिलने के लिए और उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, वो भी तो इंडिकेशन है ना। अब फिर वही बात कह रहा हूँ, थोड़ी सी नाराजगी को आज हम अब चुनाव का अगर यही आधार बनता है तो तीन फ्रैक्शन उनकी बात सुन लीजिए, 1 मिनट उनकी बात सुन लीजिए, जो नाराज है उनकी बात तो सुनिए। आप, मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे बोल रहे हैं बीच? आपने मेरे से सवाल करा जी, आप मुझे सुनिए जी। वो बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैं कह रहा हूँ, मैं और नवीन जिंदल, आप मुझे मैडम बात करिए, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। हम दोनों को पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। आधा घंटा पहले मैंने, नवीन जिंदल, दोनों ने पार्टी ज्वाइन करी। अब उसके बाद हम दोनों को टिकट के लिए डिनाई कर दिया गया। वो भी नहीं कैंडिडेट थे, मैं भी नहीं कैंडिडेट हूँ, सावित्री जिंदल भी। अब मुझे आप बताइए, कहते हैं परिवार में इन्होंने भव्य विष्णु को कैसे टिकट दे दिया, इन्होंने किरण चौधरी को दे दिया, उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया,
इन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्टर बना दिया, उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया। जो देवीलाल की फैमिली कम थी क्या? जिंदल की फैमिली कम थी क्या? बड़े प्रयोजन के लिए हैं। एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, बीच में ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। देखिए अब इस वक्त हरियाणा में जो इनके 4-5 चेहरे हैं, कैप्टन अभिमन्यु है, कुलदीप बिश्नोई है और सुभाष बराला है। आप देखना इसी चुनाव में 40-40 हजार वोटों से हारेंगे। इनको कहीं ओम प्रकाश धनखड़ है, कोई वोट नहीं दे रहा है। ऐसे चेहरे रख के ये हमें उनसे बराबर तो लग रहा है। हमारी टिकटें काट रहे हैं, वो लोग काट रहे हैं जिनका जनाधार 0 है। इस बात का जवाब है कि आप इनसे पूछिए। जी रंजीत चौटाला जी, एक मिनट सुन लिया आपने। सुभाष बराला 50,000 वोटों से हारे थे, उसे क्या क्वालिफिकेशन थी कि उसे राज्यसभा का मेंबर बना दिया? जी इन्हें पूछो ना जो अभी बोल रहे थे। हाँ देखिए मेरा तो मुझे लगता है कि आपके जितने व्यूअर्स हैं और वो लाखों की संख्या में होंगे निश्चित रूप से, और अभी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देखने को मिला। एक व्यक्ति, अब जो रंजीत चौटाला जी हैं ये मामूली नेता हैं, आप पूछिए वहाँ क्षेत्र में जाके इनका कितना बड़ा कद है, लेकिन आप देखिए कि जब तक ये अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे थे तब तो बहुत बढ़िया लग रहे थे इनको। आज उन्होंने 2 बातें कड़वी क्या कही तो वो उनसे सवाल जवाब करने लग गए हैं, उनको एकदम से झुटला दिया गया है। अभी जेजेपी जिसके साथ सरकार, मैं वही कह रहा हूँ कि जिसके साथ सरकार चलाई उससे भी लड़ने लग गए। तो जो इनका साथ, जब तक इनकी स्ट्रैटेजी है यूज एंड थ्रो की, सुन लीजिए ना, यूज एंड थ्रो की आपकी स्ट्रैटेजी है। आप जब तक आपके काम आएगा कोई, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल के दे देंगे। अच्छा सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप सुन लीजिए। आपने एक और चीज कही, आपने कहा कि भाई विकास की बात करिए, मैं विकास की बात कर लेता हूँ। एक भर्ती निकली स्वीपर की, 4000 भर्तियां निकली, नौजवान जो फॉर्म भरने वाले बच्चे थे वो 48,000 थे। ये इनका विकास है। इस हद तक बेरोजगारी हरियाणा में है। चलिए इसी पे डिबेट कर लेते हैं। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आपने 10 साल अपना उठाइए, 10 साल हमारा उठाइए, हम फिर आपको बताते हैं और जताते हैं और समझाते हैं। हाँ अच्छा, बताना जताना सब जनता आपको करने वाली है, आपको कर रही है ना। जगह जगह आपके नेता भाग रहे हैं, ये चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जा पाएंगे। जनता आपके लिए बैठी है तैयार, क्योंकि आपने जो बेटियों का अपमान किया है ना, वो हरियाणा की पगड़ी उछाली है आपने। नहीं, रेशियो क्या होता है भाई? आप बेटियों का अपमान करके रेशियो, बेटियों का अपमान करेंगे आप, रेशियो इसलिए बढ़ाते हैं कि भाई बेटियों का अपमान करें, उनको सड़क पर आपकी पुलिस घसीटे। वो कह रही है कि आपका सांसद हमारा उत्पीड़न कर रहा है और आपकी पुलिस उनको घसीट रही है। शर्म नहीं आती एक बार को? बताइए, आप उस ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे देते हैं बजाय कार्रवाई करने के। ये आपका असली चेहरा है। नहीं सर, शर्म तो आपको आनी चाहिए। दुख आपको माफी इस बात पे मांगनी चाहिए। लड़की है तो लड़ेगी, भिड़ेगी, आगे बढ़ेगी। अरे तो उससे भी आपत्ति है, लड़की अगर बढ़ रही है तो उससे भी आपत्ति है। लड़की अगर बढ़ रही है तो आपत्ति है। हमने बढ़ाया, हम कह रहे हैं, हम पूरी मजबूती से कह रहे हैं, हम हरियाणा की बेटी विनेश को बढ़ा के छोड़ेंगे। हम जुलाना से टिकट नहीं दे रहे हैं, विधायक बना के छोड़ेंगे, और जब वो विधायक बनेंगी तो हजारों लाखों महिलाओं की मदद भी करेंगे। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मुकाबला में इस पर चर्चा जारी रहेगी। सवाल ये है, उठता है अब ये कि क्या ये नाराजगी पहले से थी और टिकट लिस्ट बनने के बाद बाहर हो गई? इसी पर सवाल करेंगे और जो विश्लेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ये सवाल पूछेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं मारिया शकील और इस पर चर्चा जारी रखते हैं। मैं जो एक्सपर्ट्स हैं अब उनके पास आऊंगी। और गुर्जर जी, मैं आपसे सवाल ये है, क्या बागी जो हैं सारे पार्टीज में अब दिखने लगे हैं, क्या वो बाजी पलट देंगे हरियाणा की? निश्चित, जो इतिहास रहा है हरियाणा की राजनीति में, हर बार 8-10 लोग इंडिपेंडेंट बागी जिन्हें टिकट नहीं मिले वो चुनाव लड़े और जीत कर भी आए। इसमें कोई दो राय नहीं। नुकसान तो वो करेंगे, कितना करेंगे ये मैन टू मैन डिफर करेगा। जहाँ तक बात अभी भाजपा की कोई एक लिस्ट लंबी आ गई है तो उस वजह से वहाँ बागी ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी हो सकता है उधर भी उतने बागी हो जाएं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता है वो कहीं पार्टी में काम कर रहा है, कहीं कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई भी समाज का काम कर रहा है, उसका एक उद्देश्य होता है कि मैं भी विधानसभा में मुझे मौका मिले, मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी। जैसे एडजॉइनिंग बहादुरगढ़ है, वो परिवार के ही लोग हैं। कांग्रेस ने वो सिटिंग एमएलए को दे दिया, वो परिवार का ही उनका आदमी उनका विरोध कर रहा है। और जहाँ तक विनेश फोगाट जी की बात है, विनेश फोगाट इस देश की बहुत बड़ी शख्सियत है। आज के समय में उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, सच्चाई तो अलग है, लेकिन आज कांग्रेस भी विनेश फोगाट का एक सहारा लेने की कोशिश कर रही है।
जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो पॉलिटिकली पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको ऐसी सीट से नहीं लड़ाया जाना चाहिए। विनेश फोगाट जैसी देश की जो शख्सियत है, जो जहां 3 बार कांग्रेस 3rd पोजीशन पर रही है, तो उनको कम से कम एक ऐसी सीट तो कांग्रेस देती है सेफ सीट, जो सेफ सीट होती है। हाँ, तो ऐसी सीट पे आप क्यों लड़ा रहे हैं? जिसमें क्या बस वो मैसेजिंग है कि रेसलर्स के साथ आप खड़े हैं, विनेश फोगाट के साथ आप खड़े हैं, लेकिन जहां पर अगर मकसद कांग्रेस का ये है कि वो विधानसभा में चुन करके आए, तो आप तो उनको उस सीट से उम्मीदवार बनाएंगे ना जहां से आपका जीतना 100% तय है। अब ये बड़ी गजब की बात है। वैसे ही बात है। मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हम विनेश को कहीं और से लड़ा रहे होते तो आप कहते कि आप कैसे किसी भी विधानसभा में किसी व्यक्ति को ना उसकी जान ना पहचान कैसे उतार सकते हैं। जो जुलाने की सुन तो लीजिए भाई साहब, जुलाने उसका ससुराल है, उनके परिवार के लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था और जितने लोगों से आपके मीडिया के साथी ने पूछा, सबने कहा कि भाई विनेश हमारी बहू है, जीत के जाएगी। अब सवाल ये है, आपने 3 बार हारी है, तो विनेश जैसी पर्सनैलिटी पर्सनालिटी को उस सीट से लड़ाओगे। अच्छा, जो सीट बहुत कमजोर है। भाई साहब, ये तो आप नहीं जानते ना कि क्या पता विनेश जी ने कहा हो कि भाई मैं इस सीट से लड़ना चाहती हूँ, मेरे ससुराल है, मेरा परिवार है। ये तो आप पार्टी तो नहीं जानते, हम आपको सेफ सीट से लड़ाएंगे। मतलब कोई व्यक्ति की शान है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? अब आप मेरी 2 सेकंड बात सुन लीजिए। आपने कहा कि भाई आपने राजनीतिक रूप से आप विनेश का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बताता हूं आपको कि समस्या क्या है। जब विनेश फोगाट अपने न्याय के लिए लड़ रही थी तो सबसे पहले वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ ही गए थे। आपको याद होगा, बॉक्सर विजेंदर हमारी पार्टी में थे तब, और वो गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हम न्याय चाहते हैं, और विजेंदर को वापस भेज दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी तो अपना काम कर रही थी मुद्दे उठाने का, कहीं किसी बेटी के साथ अन्याय हो तो बतौर विपक्ष हमारा काम है ये करने का। लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम अराजनीतिक चाहते हैं। भाजपा के सांसदों से रिक्वेस्ट करी, किसी ने साथ नहीं दिया। और तो और मोदी जी कहते थे विनेश तो मेरे घर की बेटी है, ऐसी बेटी को ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने उत्पीड़न के लिए छोड़ दिया। तो हमने तो कांग्रेस जब विनेश को टिकट देती है तो मजबूती से, अभी बागियों पर चर्चा हो रही है क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत चल रहा है। जरा सा आप बताइए कि क्या जेजेपी जो बागी हैं दोनों दलों के, भाजपा और कांग्रेस से, क्या आप उनको टिकट देने के लिए तैयार हैं? देखो, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के साथ किया, छोटा सा स्टेट, 2% स्टेट होने के बावजूद जीएसटी में कितना कंट्रीब्यूशन, लेकिन आप उनके साथ थे। उसके बावजूद इन्होंने अग्निवीर लेके आए, डिफेंस में हम 10% अग्निवीर लेके आए, खिलाड़ियों में 85% मेडल लेके आते हैं। जब अग्निवीर आए तो तब दुष्यंत चौटाला उनके साथ ही थे। रही बात इसी टाइम की, इसी बात कह रहा हूँ कि चुनाव से पहले सिर्फ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के 2 दिन पहले हमारे 5 लोगों को लिया और टिकट दे दिया। इसी तरह लोकसभा में लिया, टिकट दे दिया। 10 साल में नेता ही पैदा नहीं कर पाए। कितने बुरे हालात भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन है। और हम जहां तक बागियों की बात है, जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा के साथ चलती है। हरियाणा में जितने नेता पैदा किए जाते हैं वो हमारी ही विचारधारा के लोग पैदा करते हैं। ये जो जितने भी एमएलए हमने पहले बनाए थे, हम नहीं बनाए थे। इसी पर सवाल करते हैं। हाँ। क्योंकि आपने कहा विचारधारा की पार्टी है, तो आइडियोलॉजी की पार्टी तो भाजपा भी है, तो इनके जो बागी हैं वो आपके यहाँ वेलकम है। देखिए, आइडियोलॉजी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये जाति धर्म पे लड़वाने वाली पार्टी है। इस तरीके के विचार माइंडसेट के लोगों का हमारी पार्टी में 1% भी इतने ज्यादा नाराज हैं आपसे। हाँ। आपके साथ चुनाव से पहले आपके साथ ही थे। सिर्फ एक सवाल जेजेपी से पूछ लीजिए, कितने दिन पहले छोड़ी है? अगर मुझे इन्होंने कहा कि कल हमारी लिस्ट आ जाएगी, मैं इनको गारंटी देता हूं अगर 10 से पहले लिस्ट जारी कर दे तो, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने 10 लोगों को तैयार कर रखा है और 9 लोग भागेंगे और कितने बुरे तरीके से भागेंगे ये इनको पता लग जाएगा। मैं आपको श्योर 10 तारीख को 11 तारीख की रात तक भी लिस्ट जारी नहीं कर सकते। संधू जी, देखिए अब इनकी मलाई पे लड़ाई खत्म हो गई हो, क्योंकि इनकी तो सत्ता की मलाई की लड़ाई चल रही है। सरकार कांग्रेस के हरियाणा में रही, 85% नौकरियां एक डिस्ट्रिक्ट में, 85% नौकरियां एक डिस्ट्रिक्ट में, 85% वर्क डेवलपमेंट का एक डिस्ट्रिक्ट में। आपकी बात को मैं बढ़ाता हूँ, एक वर्ड में बोलना चाहूंगा। बीजेपी ने बड़ी सटीक एनालिसिस करी, और वो सटीक एनालिसिस क्या थी कि जिस प्रकार से कांग्रेस का वहाँ पे अपने प्रत्याशियों का चयन की बात हो या मुद्दों की बात हो, या जो राहुल गांधी का एक बयान आया अभी हाल में कि भाई हम सपा और केजरीवाल को भी एडजस्ट करेंगे, आपके पास इतना ही जीत का, भूपेंद्र जी तो नाराज बैठे हैं कि भाई इस तरह के गठबंधन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और उन्होंने तो उनकी जो 55 का मज़ा था उसको सज़ा में कन्वर्ट करते हुए उस दिन
नजर आए वो, जब उन्होंने बयान क्या दिया कि भाई हम तो केजरीवाल को यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, अखिलेश यादव को यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और इन दोनों पार्टियों की स्थिति क्या है कि पंजाब में ये पानी पी पी कर कांग्रेस जो है उसको कोस रही है, भ्रष्टाचारी बता रही है। दिल्ली और कांग्रेस के बीच में हरियाणा है, ये तो इतना बड़ा बदलाव, ये जो अलायंस के एक जगह पे आप अलाई हैं, दूसरी जगह दूसरे स्टेट में लड़े, वो आपकी पार्टी में भी है। तो इसमें विजय गुप्ता जी स्टूडियो से बाहर भी जाना जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ एक और पैनलिस्ट है जो बहुत ही जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। विजय गुप्ता जी, ये जो बागी है कि ये कुछ नया नहीं है, हर चुनाव में होता है। लिस्ट के बाद जो नाराज होते हैं कार्यकर्ता वो छोड़ करके जाते हैं, लेकिन हरियाणा में इस पे डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पार्टी है जो 10 साल से पावर में है, जो 10 साल से सत्ता में है, और दूसरी है जो कांग्रेस, क्योंकि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट ज्यादातर देखा जाता है। और जो कांग्रेस है जो कोशिश कर रही है इस बार सत्ता में आने की, पिछली बार भी उन्होंने कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर स्मॉलर प्लेयर्स भी हैं, जो INLD है, JJP है और आम आदमी पार्टी भी है। जी देखिए, ये तो माना ही जा रहा है कि जो JJP है, इनेलो है, या इवन आम आदमी पार्टी भी है, कहीं ना कहीं इनकी नजरें, ये चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन इनके बागियों पर तो होगी ही। क्योंकि जो स्थिति लोकसभा चुनाव में हुई है उसके बाद ये बड़ा मुश्किल है कहना कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो है इन दलों को 90 के 90 सीटों पर मिल रहे होंगे। अगर ऐसा ही होता तो इतनी छोटी छोटी लिस्टें ना आती, है ना। तो ये तो तय है कि बागियों पर नजरें होंगी, ये मानने वाली बात नहीं है, कोई भी नहीं मानता है। और जहां तक ये है कि बागी कितना नुकसान पहुंचाएंगे, तो जैसा कि अभी कहा गया यहीं पर कि हरियाणा में बागी इंडिपेंडेंट्स जो है वो 6, 7, 8 तक आते रहे हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। और इस बार भी अगर ऐसी संख्या आ जाती है तो उसमें कोई मतलब हैरानी वाली बात नहीं है। क्या कांग्रेस बागी अफोर्ड कर सकती है? मेरा सवाल इसलिए है ये डायरेक्ट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है सत्ता में आने की, भाजपा 10 साल से वहां पर सत्ता में है, तो क्या कांग्रेस में इस तरह की जो गुटबाजी चल रही है वो अफोर्ड कर सकते हैं? यानी क्योंकि उनकी जो पोजीशनिंग है वो डिफरेंट है भाजपा के कंपैरिजन में। भाजपा का जो लास्ट मिनट में कैलकुलेशन होगा वो हम लोग सब देखेंगे। जी, कांग्रेस में ऐसा लगता है कि अभी जैसे ही लिस्ट निकलेगी, क्योंकि कांग्रेस में मैंने पहले भी कहा कि आवेदक बहुत ज्यादा थे। एंटी इनकम्बेंसी जिस तरीके से यहाँ मानी जा रही है कि 10 साल भाजपा शासन में रही है और उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये इनको मानना पड़ेगा। तो और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एक थोड़ा सा कंफर्टेबल उसमें जो है वो प्रतीत होती रही है, और यही वजह है कि शायद आवेदन जो है बहुत ज्यादा हुए हैं। तो अब जब आवेदन इतने ज्यादा हैं और टिकट जब मिलेंगे तो असंतुष्ट या जो नाराज होने वाले हैं वो भी उतने ज्यादा ही होंगे, और कांग्रेस के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा इन बागियों को बनाना। आज भी जैसे ये हुआ है वहां पर बड़ौदा में, तो यही सवाल पूछते हैं किस पार्टी के लिए बागी सर में दर्द बन सकते हैं? ये सवाल पहले आपसे गुज्जर जी। मारिया जी, बागी यदि ज्यादा संख्या में जीत का है तो कहीं बीजेपी इस मामले में बहुत तेज है, वो उन चीजों को मैनेज कर लेती है। कैलकुलेशन हमेशा सही लेकिन मैं जो दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा था, जब से लोकसभा चुनाव के बाद अपोजिशन की जो भी पार्टीज हैं और उसमें विशेषकर कांग्रेस, इनका एक हौसला बढ़ा है, जो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो दोबारा जगा है। और ये 3 स्टेट के चुनाव हैं, वहाँ कांग्रेस ठीक मजबूत पोजीशन में है, चाहे JNK हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो। तो ये भविष्य डिसाइड करेगा कांग्रेस का। और भारतीय जनता पार्टी यदि कांग्रेस को नहीं रोक पाई तो भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में भी नेगेटिव चीज़ें जा सकती हैं। और हरियाणा का विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, यदि हुड्डा साहब के बीच में और दूसरे नेता हैं, चाहे उसमें शैलजा जी हों या सुरजेवाला साहब हों, यदि वो अड़ंगे नहीं लड़ाएंगे तो आज की डेट में हुड्डा जी का अपर हैंड है, कांग्रेस का अपर हैंड है।
देखिए, एक तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, सबको आवाज है और सबको बोलने का अधिकार है। भाजपा भी कह सकती है ना कि लोकतंत्र ही है, इसलिए कुछ कुछ विधायक छोड़ करके जा रहे हैं। लोकतंत्र में छोड़ के नहीं जाया जाता, अपनी बात कही जाती है। जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए 10 साल मैं में। आपसे सिर्फ मारिया जी, आप बार-बार कांग्रेस कह का रहे 10 थे। साल में कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, कोई ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं है, इनकी ये बुरी आदतें हैं। भाई साहब और सुन लीजिए, दूसरी- आप वो और मलाई दूसरी के लिए सबसे- आपसे सवाल पूछ सबसे लेंगे, बड़ी एक बात मिनट सुन ये है लीजिए कि मेरी इस बात चुनाव सुन में लीजिए। शैलजा हुड्डा आपसे वाले को जनता लाएगी, हुड्डा शैलजा आपकी वाले को 4.5 साल की मलाई में जवाब मांग रही है, मेरी 10 सेकंड सुन लीजिए, मेरी 10 सेकंड बात सुन लीजिए। मुख्य फोकस शैलजा के मारिया जी, कैंडिडेट्स को लाना होगा। आपने ये कहा कि कांग्रेस जो है सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। ये जो मैं आपको जेजेपी बस- वाले हैं ना, वो आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं और भाजपा वाले से भी, तो ये तो सही विरोधी दल का अपना उन्होंने कैसे रोल प्ले 4.5 किया है। साल तक ये विरोधी दल क्यों नहीं थे? जब किसान पिट रहे थे तब ये क्यों नहीं थे? तब ये सत्ता में थे। जब विनेश के साथ ये घटिया हरकतें हो रही थी तब जेजेपी कहां थी? अग्निवीर के मुद्दे पर आप कहां थे भाई साहब? अग्निवीर के मुद्दे पे कहां थे? दीपेंद्र हुड्डा तो बहन को लेने गए एयरपोर्ट पे, वो मेडल नहीं जीत के लाए, लेकिन उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। सुन लीजिए ना, मैं बीजेपी है। सुन लीजिए, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। राज्यसभा में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा आपने? सुन लीजिए बताइए आपने अच्छा, राज्यसभा जवाब में तो दे उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? जवाब तो दे दूं। आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सत्ता में नहीं, जनता कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है, और उसका कारण भाजपा है, वाले भी आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए, इनको तो जनता को जवाब देना चाहिए 10 साल बाद, लेकिन ये कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, ये भी हास्यास्पद है। मैं आपको भाई साहब ये बताना चाहता हूँ कि आपके मुख्यमंत्री, आपके कैबिनेट हरियाणा के हित में पूछना चाह रहा हूँ, हरियाणा वासियों के हित में पूछना चाह रहा हूँ। भाग रहे हैं और तो और आपके प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा विभाग के आपके प्रदेश अध्यक्ष है कंबोज साहब, वो भी छोड़ के भाग रहे हैं भाई साहब। तो आपके बचा क्या? इन्होंने सिर्फ सवाल ये है, आपने सिर्फ सीटिंग एमएलए की सीटिंग, तो आप इनके साथ हैं क्या? भाजपा के साथ जा रहे हैं क्या? भाजपा के साथ जा रहे हैं क्या? आपकी तरह लूट भाजपा के साथ जा रहे हैं? जेजेपी वहां जाएगी जिसकी सरकार बनती नजर आएगी। हरियाणा सरकार अगर वो दोनों, आप लोग दोनों का विरोध बराबर से कर रहे हैं तो उनके भी मन में अभी कंफ्यूजन है। कांग्रेस के साथ आज तक नहीं गए, ताऊ देवीलाल की विचारधारा के साथ हम कभी भी आज तक कांग्रेस के साथ नहीं गए। किसके साथ जाएंगे? अपने नेता का बयान देखिए, वो तो बीच में जब आपके विधायक भागने लगे थे, आप तो खुद ही कह रहे थे कि हम आ जाएंगे आपके साथ। तो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप 10 विकास, साल में आप अरे हरियाणा यार की बोलने जनता का तो दो जवाब मेरे नहीं दे भाई, पाए, हमें कहाँ बोलने तो सवाल दो पूछना कम से है? कम, नहीं। बोलने दो। मैं तो मारिया जी से परमिशन लेके बोल रहा हूँ, मैं तो चेयर का परमिशन लेके फिर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा ये कहना है आपसे कि आप विकास के बात पर, या विकास जो वहाँ चाहिए या जो विकास को लेकर काम हुआ, उससे आप क्यों बचना चाहते हैं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में आज के दिन पूरे देश में आज- इतना बता दिया विकास हुआ आपके है, सहयोगी ने आपका इतना विकास है। 4.5 साल में सहयोगी ने आपके देश सहयोगी ने में देखिए। हरियाणा जो दिल्ली के चारों तरफ है, 4.5 साल आपके रूस साथ प्रदेश रहने के में बाद जो आपकी सबसे पोल ऊपर है, अच्छा, जिसकी फिर- जो पर कैपिटा इनकम जिसकी चलो, जीएसटी मैं में जितना आपसे- कंट्रीब्यूशन, आप सबसे ज्यादा आपने बेरोजगारी बहुत देश अच्छी में बात सबसे कही ज्यादा कि बेरोजगारी- पहले नंबर पे, बेरोजगारी दर बेरोजगारी में पहले नंबर पर, मुख्यमंत्री बदलो, सीट बदलो, सब चीज पे पहले। बेरोजगारी दर आपने लेकिन बता उसके दी, बाद चलिए एक लेकिन मिनट, और इसके बाद आर्थिक मोर्चे पे किसानों को भला हम- हुआ कि नहीं? हम- लोगों को स्वच्छ जल मिला या नहीं? 700 से लोगों को ज्यादा सड़क किसानों मिली की या हत्या नहीं? हुई है हाँ भाई। कहो या ना कहो, या अपनी सड़क- अपनी चीजों के सड़क लिए नहीं माफी मिली, मांगो। सड़क के पैसे मिले आप आपको। NDTV के दर्शकों सड़क से नहीं माफी मिली। मांगो कि हमसे गलती देखिए। हो गई, हम उस सरकार में थे जहाँ कोई काम नहीं हम किए। नहीं हमने आप किए, मुंह दिखाने हमने के लायक नकेल नहीं हो। कसी, आप ये हम कहो सरकार दर्शकों में से, रहे, आप ये हमने बोलो आपकी कि नकेल कसी। आपका नेता और आप लोग सारे लोग जो हमने है जो मुंह का- दिखाने के लायक नहीं रहे, आप सुन और लीजिए। आप जो है 4.5 साल तक इस सरकार के साथ रहे, तो आपको सारा विकास दिखाई दिया, आप आपको सुन सारी लीजिए, चीजें दिखाई दी। हमने जो और किया- आप विनाश की बात कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि किसान की बात कर रहे हो, सत्ता में रहने अब के बाद अग्निवीर ये की हालत बात कर रहे हो। अरे भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस, मुझे ये तो विरोध बताए, अच्छा है। हमने विरोध ये अच्छा होता है, पूछा हमेशा। कि भाई आप आवा है, विकास विरोध पे कर बात रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार आप चलाने के हरियाणा बाद का विरोध विकास कर रहे हैं। कैसे भाई, ये होगा? देखिए। आप कैसे हमेशा होगा? इसके ऊपर हम बस बागी की एक बात कर सेकंड रहे में बात कर रहा हैं, हूं। विकास की बात एक क्यों नहीं कर सेकंड रहे हैं? चलिए अब डिस्कशन रैप अप करना है, एक डिस्कशन सेकंड। रैप अप करना है, इसीलिए सब लोगों के पास 1-1 मिनट का समय है। सबसे पहले स्टूडियो के बाहर जाऊंगी मैं और विजय गुप्ता जी से सवाल पूछूंगी। विजय गुप्ता जी, हरियाणा का चुनाव, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का कहना है कि लगभग क्लैरिटी इमर्ज कर चुकी है, अभी वोटिंग में काफ़ी वक्त है, और भाजपा के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो हर एक सीट पर कैलकुलेशन करते हैं, उनको उनका जो स्ट्रैटेजी रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। ये जो रेबल्स हैं वो कितने बड़े फैक्टर हैं? रेबल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी जो होता है ना कि हर मैच में 2 टीमों में से एक कोई फेवरेट टीम होती है, तो इस बार जो अभी जो मैच चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं
फेवरेट टीम जो है वो पब्लिक की जैसा है वो कांग्रेस लगती है। और अब जैसे हुड्डा साहब है, वो कितना मैनेज कर पाते हैं बागियों को, और खासकर अगर दूसरे कैंप के ज्यादा लोग जो है वो इस तरीके से आवाज उठाते हैं, वो देखना होगा। तो चलिए, फेवरेट टीम तो दिख गई है। अनिल जी, मैं तो आपने इतनी बार कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने की तैयारी कर रही है, मैं इस पे इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस तैयारी कर रही हो ना कर रही हो, लेकिन जनता मन बना चुकी है कांग्रेस को सत्ता में लाने का, तो इसलिए किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुद्दे इतने गहन हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, और चुनाव के बाद इनकी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी तैयार है। नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो खुद भाई अपराधी है ना, ये तो खुद अपराधी है जो भारतीय जनता पार्टी के अपराध में ये भी तो सहयोगी थे। 4.5 साल तो यही रहे ना, किसान आंदोलन पे चुप रहे, बेटियों के पिटने पे, बेइज्जत होने पे चुप रहे, अग्निवीर पे चुप बैठे रहे। आज छोड़ के ये सोच रहे हैं कि हम गंगा नहा लेंगे तो नहीं चलेगा। हरियाणा का व्यक्ति, मैंने बताया ना, इमोशनल व्यक्ति है, इन्होंने तो उनके इमोशंस को डसा है भाई, ठेस पहुंचाइए तो वो भूलेंगी थोड़ी जनता, याद रखेगी और इनको जवाब देगी। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई इनसे किससे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हम सरकार में आ रहे हैं, इनकी आपस में लड़ाई होगी। चलिए, आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? ये तो आपके पुराने मित्र थे। नहीं, मैं लड़ाई की बात बिल्कुल नहीं करी। हमने एक प्रिंसिपली, जो आदमी को प्रिंसिपली करप्ट नहीं होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल करप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आपने किया है उसको आप एक्सेप्ट करिए, और जो आपने नहीं किया है उसको आप रिजेक्ट करिए। हरियाणा में मुख्य रूप से जो आज लड़ाई है वो इस बात की है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का वहाँ असंतोष है आपस में, जिस प्रकार से सिर्फ उठोवल है, इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। हम अभी लोकसभा चुनाव भी लड़े, उसमें हमें 5 सीट मिला, और उन 5 सीटों में जो विधानसभा का हमारे सीट का जो लीडिंग हुई, बिल्कुल आपके यहाँ सिर्फ उठोवल है, आपके यहाँ नहीं है, आपके घर में नहीं। हमारे यहाँ जो सिर्फ उठोवल है उसमें आपको मैक्सिमम जो है, हम उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं कि कोई हम आज हुड्डा जी कहीं नाराज हो रहे हैं तो उनको मनाने के लिए कोई नहीं जा रहा है। नहीं तो कौन जा रहा है? हुड्डा जी आपके मुख्यमंत्री के उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया। आज तो मुख्यमंत्री के तीनों दावेदार जो है, जिस प्रकार से वहाँ रथ लेकर भिड़े हुए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में थे, एक दूसरे के गर्दन काटने के लिए तैयार थे। आज उसी कुरुक्षेत्र में जब आप इस तरह की बात कर रहे हो, तो आप अगर मेरे को कह रहे हो कि आपके बागी की वजह से हम जीत पा रहे हैं और आप विकास की वजह से नहीं जीत पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 25 से मुख्यमंत्री चुनेगी। हरियाणा से इनका कोई सरोकार नहीं है। दूसरी तरफ जो भूपेंद्र हुड्डा है, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को अपने बेटे की राजनीति के लिए ही हरियाणा का यूज कर रहे हैं। वो सारे नेताओं को, चाहे इंद्रजीत हो, तंवर हो, किरण चौधरी, सबको निकलवा चुके हैं। वो सिर्फ अपने बेटे की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर हरियाणा की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दुष्यंत चौटाला मात्र 25 साल की उम्र में सबसे छोटे सांसद बने, आज सबसे छोटी उम्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 10 सीटों के साथ 10 महीने में आए। हरियाणा की लड़ाई, हरियाणा के हितों की लड़ाई, हरियाणा के लोगों की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी ही लड़ सकती है। बाकी एक पार्टी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश का बंटवारा करेगी। आपके लिए चुनाव में अभी वक्त है जी, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है, हम पहले ही, जो हमेशा देखा जाता है। सभी लोग तैयारी में हैं। कौन निपटने वाला है? लेकिन जहां तक मैं कहना चाहूंगा, जेजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, इस बात में कहीं तक ये हरियाणा की जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि हरियाणा में चौधरी देवलाल जी का एक बहुत बड़ा नाम है। उनके परिवार के 3 और 4 लोग इस चुनाव में बड़ी मजबूती से कोशिश करेंगे, बेस्ट करेंगे, चाहे दुष्यंत हो या इनेलो हो या रंजीत जी भी अब अकेले दम पे भाजपा के खिलाफ जाएंगे, और वो कितना कांग्रेस के वोट को नुकसान कर पाएंगे, उससे कांग्रेस की जीत निर्भर करेगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत चौटाला जी, डॉक्टर सिंधु यहाँ पर, नंद गोपाल गुर्जर, अनिल यादव, महेश वर्मा और विजय गुप्ता। मुकाबला में बात यहीं तक, अगले हफ्ते फिर से आएंगे क्योंकि चुनाव का मौसम है और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।